गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका द बेसिक पॉइंट में स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, संविधान के इस सीरीज में आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। हाँ, थोड़ा सा रह गया राष्ट्रपति का विशेषाधिकार, उसको हम किसी टॉपिक में बता देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति बहुत छोटा सा टॉपिक है। चूँकि उपराष्ट्रपति का पद भारत में कोई महत्वपूर्ण पद है नहीं। उपराष्ट्रपति का पद सृजित ही इसलिए किया गया था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कि मान लीजिए राष्ट्रपति एब्सेंट है या किसी कारणवश, तो इनकेस तब उपराष्ट्रपति जो है वो तत्काल कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा सके। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने स्टार्टिंग क्लास में आपसे कहा था कि भारत के जो आलोचक हैं संविधान को, कहते हैं कि भारत का संविधान उधारों का थैला है। इसका कहने का तात्पर्य है कि इसको कहीं न कहीं से लिया गया है, अडॉप्टेड है। ठीक है। अपने मन से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। तो आप पढ़े रहे हैं तो इस चीज़ देखे और होंगे कि बस हमने एक आइडिया हमें लगा है, हमने ज्यों का त्यों नहीं लिया है, उसको अपनी संस्कृति, उसके अपने धर्म और उसके अपने आचरण के अनुसार उसको परिवर्तित किया। बस एक हमें आइडिया था, ठीक है, कि चीज़ें इस तरीके से होती हैं। ठीक। तो अब जैसे समझ लीजिए कि आपने अगर कोई छोटी गाड़ी चलाई है या 2-4 गाड़ियाँ चलाई हैं, तो आप एक नई गाड़ी लेंगे तो निश्चित रूप से आपको चलाने में ईजी रहेगी। ठीक है। नंबर ऑफ वैरायटी। ठीक है। कई गाड़ियाँ चलाई हैं तो आपको कोई भी गाड़ी मिल जाएगा तो आप चला लेंगे। मान लीजिए आपने सिर्फ एक ही गाड़ी चलाई है तो दूसरी मिलेगी, अगर उसका हल्का सा भी सिस्टम गियर चेंज रहेगा तो आपको चलाने में दिक्कत आ सकती है। उसी तरीके से जैसे उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका संघ ने लिया है। अमेरिका में क्या है, ठीक, पहले समझ लेते हैं। ठीक। जैसे ये हो गया यूएसए और ये हो गया इंडिया। ठीक। अमेरिका में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल वहाँ पे 4 साल होता है। ठीक। और यहाँ पे 5 साल होता है, पहला अंतर है। ठीक। और यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, या पागलपन हो जाते हैं, या घूमने चले गए, या त्यागपत्र दे दिए, किसी भी कारणवश वो अपने पद पे उपस्थित नहीं है। ठीक है। तो उनका पद रिक्त होगा। तो मान लीजिए 2 साल बाद राष्ट्रपति को बीमार हो जाते हैं। ठीक है। तो शेष 2 साल के लिए यहाँ का जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति की पद पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे मान लीजिए भले 2 साल बाद राष्ट्रपति बीमार हो गया है, असमर्थ हो गया है या असमर्थ हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा कि सिर्फ 6 मंथ तक ही उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक। तो ये चीज़ अंतर हो जाता है। तो कहने का मतलब वही कि ज्यों का त्यों चीज़ें नहीं लिया गया है, चीज़ें अपने आप में अंतर जरूर रहता है। ठीक। तो उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट छोटा टॉपिक है, इसलिए चूँकि बहुत महत्वपूर्ण पद नहीं है, आप भी जानते हैं। ठीक। इसका पद कहाँ से है? पद तो यूएसए से है, यूएसए से प्रेरित, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक। तो आपने कहाँ से लिया गया है, तो अगर ये प्रश्न आएगा तो आप उपराष्ट्रपति के पद से उपराष्ट्रपति को लगाएंगे। यूएसए एवं भारत के उपराष्ट्रपति में अंतर। ठीक। जो हमने बताया है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। तो ठीक, यूएसए में क्या होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति शेष पूरे कार्यकाल के लिए बनेगा, शेष पूरे कार्यकाल के लिए। जबकि यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम 6 मंथ बाद चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक। भारत में क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रपति की किसी कारणवश असमर्थ हो जाते हैं
और वो अपने पद पे नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद भारत में कभी खाली नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रपति के पद पे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे निभाएगा, ठीक है। और मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI रहते हैं, वो राष्ट्रपति की पद पे कार्य करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे हिदायतुल्ला, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य मतलब सिंगल जज थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पे कार्य किया है, ठीक। और मान लीजिए अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अनुपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो भी मोस्ट सीनियर जज होगा वो रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज 32 जज रहते हैं, वो तो उपस्थित रहेंगे ही। ऐसा तो हो नहीं सकता सारा सुप्रीम कोर्ट एक साथ खाली हो जाए। ठीक, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में उपराष्ट्रपति का पद है, और उपराष्ट्रपति के पद में इतना ही लिखा गया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अब इनका कार्य क्या है, कार्य इनका आर्टिकल 64 में दिया गया है। इनका मात्र एक काम है, ठीक है, राज्यसभा का सभापति होते हैं, और इनका जो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भत्ता भी नहीं होता है, ठीक। अगर प्रश्न में आ जाता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलता है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हाँ, जब वो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे, तो उस समय जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है एवं सारी वेतन भत्ते, सेवा शर्तें और जो भी बंगला गाड़ी जो सब रहता है, वो राष्ट्रपति की तरफ पूरा का पूरा उनको मिलेगा। लेकिन वो उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। जो राज्यसभा का जो सभापति हैं या राज्यसभा का अध्यक्ष कह सकते हैं, वैसे सभापति बोला जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की भाषा में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उनको वेतन प्राप्त होता है, वही वो वेतन लेते हैं, ठीक। तो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भत्ता जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक। राज्यसभा का सभापति इसलिए राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, ठीक, परंतु मतदान नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि लोकसभा की बैठक चल रही है, मान लीजिए कोई बिल जैसे BNS और BNS भारतीय न्याय संहिता भारतीय, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम, तो ऐसे जब बिल आते हैं तो उसको वोटिंग कराया जाता है, कितने इसके पक्ष में है, कितने विपक्ष में है। तो अगर साधारण बहुमत का है तो 50% +1 उपस्थिति का, और अगर बहुमत का है, अगर बहुमत से पास कराना है तो ठीक है, तो उपस्थिति का 2/3 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज़ कर लीजिए 30 मेंबर उपस्थित हैं, अब सपोज़ कर रहे हैं 30 है नहीं, ठीक है, 300 मान लेते हैं, 300 मान लीजिए वहाँ पे उपस्थित हैं लोकसभा में, तो बहुमत का मतलब होता है कि 200 सदस्य चाहिए, ठीक है, और 200 सदस्य प्लस टोटल सीट का भी आधा होना चाहिए। टोटल सीट का आधा मतलब 545 है, 543 है, 543 का भी होना चाहिए, ठीक है, 272 वोट होना चाहिए, ठीक, और प्लस जितने उपस्थित हो उसका भी 2/3 होना चाहिए। तो इसको बहुमत से पास करते हैं। साधारण बहुमत मतलब जितने सदस्य उपस्थित हैं उसका 50% लोग मतलब हाँ कर दे किसी बिल के लिए, तो उसको साधारण बहुमत बोला जाता है। और विशेष बहुमत के लिए, ठीक है, विशेष बहुमत के लिए उपस्थित का 2/3, ठीक है, 3 बंदों में से 2 बंदे सहमत होने चाहिए, प्लस इसी के साथ ये भी कंडीशन है कि वो टोटल सीट का भी 2/3 मतलब 50% हो, तब होता है विशेष बहुमत। कुछ विधेयक साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं, कुछ विधेयक विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं, और कुछ विधेयक जैसे कि मान लीजिए GST काउंसिल में परिवर्तन करना हो, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धतियों में परिवर्तन करना हो, राज्यसभा के या कोई अखिल भारतीय की सेवा सृजन करना हो, ठीक है, जैसे एक IMS का बात चल रहा है, इंडियन मेडिकल सर्विस, IAS IPS और IFS की भांति। तो इसलिए ऐसी स्थिति में बहुमत, विशेष बहुमत तो हो जाएगा 2/3 उपस्थिति का, 50%, ठीक है, 1/2 टोटल सीट का। इसके बाद आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी अनिवार्य रहती है, तो वहाँ भेजा जाता है। आधे राज्य जो होते हैं वो अपने विधानसभा में पास कराते हैं। तो
इसलिए भारत का लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों तरीके से संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, मत नहीं देते हैं, मतलब राष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु टाई होने पर निर्णायक मत, ठीक। जैसे कि कोई वर्ल्ड कप था क्रिकेट का, तो ज़्यादा जानकारी ही नहीं, तो उसमें मैच टाई हो गया था, तो शायद हाँ इंग्लैंड से था, इंग्लैंड था और शायद साउथ अफ्रीका था या न्यूजीलैंड था, जो भी रहा, तो शायद न्यूजीलैंड था, ठीक। तो उसमें टाई हो गया था जब फाइनल वर्ल्ड कप में, तो क्या किए थे, चौके छक्के का आधार पर काउंट कर लिए। टाई होने पे फिर निर्णायक मत हो जाता है, जिस सभापति मान लीजिए फिर एक मत से पूरा निर्णय डिसाइड हो जाता है। जनरली ऐसा होता नहीं है, बस एक प्रावधान किया गया, मान लीजिए 100 मेंबर उपस्थित हैं और 50 ने हाँ के समर्थन में वोट कर दिया, 50 ने ना के समर्थन में वोट कर दिया, ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, फिर टाई हो जाएगा। टाई होने की परिस्थिति में आपको करना पड़ेगा, ठीक। फिर निर्णायक मत किसका रहता है, फिर निर्णायक मत, ठीक है। और ये चीज़ हो गया। और वेतन सभापति के रूप में रहता है, वेतन सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भत्ता नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक। चूँकि अब आजकल कथन और कारण जैसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आर्टिकल 64 तक हो गया। आर्टिकल 65 में लिखा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, अब इसको समझ लीजिएगा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे, ठीक। आर्टिकल 65 होगा। हाँ, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे तो उस समय वेतन भत्ते सेवा शर्तें जो भी रहेगा वो टोटल राष्ट्रपति के रूप में ही इनको मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ से एक प्रश्न आता है निर्वाचन संबंधी से, ठीक। इसको आप नोट्स बनाते चलिए और उम्मीद करते हैं आपको पिन पॉइंट दिया जा रहा है कि जितना मिनिमम से काम चल सके। चूँकि देखिए पीएचडी तो करना नहीं है, मेन मोटो क्या होना चाहिए कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए बस, इससे ज़्यादा तो और कुछ चाहिए नहीं। तो बहुत पीएचडी करने का मतलब नहीं है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है वहाँ से पिन पॉइंट को उठाया गया है। और उम्मीद करते हैं अगर आपने इतना तैयार किया है तो आपका संविधान से संबंधित प्रश्न नहीं रुकेगा, और आगे ही ऐसे हम बनाएंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया में कौन रहेगा, संसद के सभी सदस्य। संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। हाँ, यहाँ पे नोट इम्पोर्टेंट सुन लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा में कौन जाता है, राज्यसभा में जनरली जो विधानसभा या विधानसभा से ही सदस्य चुन के राज्यसभा में जाते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे नहीं भेजा जाता है, यहाँ पे इसलिए राज्यों की विधानसभा या जो लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ होते हैं, सॉरी विधायक जो होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको अनुमति नहीं रहती है, ठीक। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के वोट में, चूँकि उपराष्ट्रपति का पद उतना कोई बहुत महत्वपूर्ण पद तो है नहीं, और ऑलरेडी अगर राज्यों ने, उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य हो, राज्यसभा में अपने सदस्यों को भेजा है तो ऑलरेडी उसका समर्थन है, इसलिए। और उपराष्ट्रपति का चुनाव में सिर्फ संसद, लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। और विधान परिषद का तो नहीं होता, चूँकि विधान परिषद का करेंगे तो सिर्फ पाँच राज्यों में है विधान परिषद, 6 राज्यों में, ठीक। ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि अगर विधान परिषद सभी, मतलब जिन राज्यों के पास है उनका वोट ज़्यादा हो जाएगा, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तभी भाग लेंगे जब सभी राज्यों के, ठीक है, 28 राज्यों में विधान परिषद का गठन हो जाएगा।
और जब ऐसा होगा तब संसद कानून बना के उनको मतदान की अनुमति दे सकती है, लेकिन फिलहाल अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी मार्कर यहाँ था। और नहीं, ये निर्वाचन प्रक्रिया नहीं, इसको निर्वाचन मंडल कर लीजिए। निर्वाचन प्रक्रिया सेम राष्ट्रपति की तरह है, उसको हम बता चुके हैं, दोबारा बताने का कोई औचित्य नहीं होता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही ध्यान रखना है। मतदान गुप्त होता है, एकल संक्रमणीय होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। राष्ट्रपति वाली क्लास आप राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया वाली क्लास देखेंगे तो इसमें विशेष रूप से समझाया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक, इतना अंतर है। ठीक, तो नोट करके लिख सकते हैं, चूँकि प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य शामिल होते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य शामिल नहीं होते। ठीक है, प्रश्न का थोड़ा सा ट्रेंड हो गया तो तैयार रहिए, कथन कारण से संबंधित ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। ठीक है, योग्यता की बात करें, ठीक, 35 वर्ष, भारत का नागरिक, पागल दिवालिया ना हो, यही सब जो है नॉर्मल। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यता देख लगता है नहीं, योग्यता तो सबकी है। ठीक है, और वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, उम्र 35 वर्ष ही है। ठीक है, और लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पे ना होने का मतलब सरकारी नौकरी ना हो, सिंपल सी बात है। और विशेष आपको इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है। ठीक है, लाभ का पद मतलब जिससे आपको वेतन मिलता हो, सरकारी वेतन। ठीक है, आप वेतन लेते हो या नहीं लेते हो तो आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव वगैरह। ठीक, और हाँ, सांसद विधायक, जैसे आप विधायक हैं तो विधायक और सांसद जो भी चुनाव से होते हैं, ठीक है, ये सब लाभ के पद में नहीं आते हैं। जो एग्ज़ाम क्रैक करके जो बाई प्रमोशन बनता है वही लाभ के पद पे आते हैं। आप विधायक हैं, आप विधायक पद पे बने रहिए, आप सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं। सांसद बन गए तो आपका विधायक का पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन आप कोई ऑफिसर हैं तो आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा। त्यागपत्र दे दिए, ठीक है, चुनाव हुआ, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। दुविधा रहती है, उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक, संसद विधायक के लोग राज्य के पद पर नहीं हैं, और कार्यकाल तो वही आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक, 5 ईयर। नेक्स्ट आ जाता है पद रिक्त। ठीक, इसको इधर मिटा देते हैं। पद रिक्त तो सिंपल है, त्यागपत्र भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, घूमने निकल जाएं, ठीक है, बीमार हो जाएं, ठीक है,
और या महाभियोग द्वारा इनको हटाया भी जा सकता है या हटाया गया हो। हालांकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आज तक किसी को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं। जो उपसभापति रहेगा वही इसके चक्कर में काम करेंगे, ठीक है। और यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। बस उपराष्ट्रपति में ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और हटाया कैसे जाएगा इसको देख लीजिए, हटाया जाएगा महाभियोग से। महाभियोग क्या होता है, दोनों सदनों से बहुमत से पारित होना पड़ता है, प्लस 14 दिन पूर्व उनको नोटिस करना पड़ेगा। हटाए जाने की प्रक्रिया यहाँ पे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि राष्ट्रपति को जब भी हटाने की प्रक्रिया चालू होगी तो राज्यसभा से ही स्टार्ट की जाएगी, लोकसभा से नहीं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रपति को हटाना हो या लाइक चुनाव आयोग को भी अब इसी तरीके से किया गया है, ठीक। तो ऐसे स्थिति में संकल्प कहाँ से रहेगा, संकल्प राज्यसभा से ही पारित होगा, ठीक। संकल्प राज्यसभा से पारित, ठीक। और 14 दिन इनको पूर्व नोटिस दे दिया जाएगा, ठीक। ये आपके खिलाफ आ गया, आप हट जाइए, ठीक। जो भी अपना ये सिस्टम रहता है 14 दिन इनको पूर्व नोटिस किया जाएगा। और एक चीज़ और बस जाता है, शपथ। शपथ राष्ट्रपति, ठीक। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। और शपथ देखिए राष्ट्रपति हो सकता है या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आर्टिकल 69 में इनके शपथ का प्रावधान दिया गया अलग से, ठीक। उपराष्ट्रपति समाप्त हो गया, उपराष्ट्रपति में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर की हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति समाप्त हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी लेक्चर में पढ़ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक से हमारा स्टेट एंड सेंटर रिलेशन से संबंधित टॉपिक होगा। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध किस प्रकार निर्धारित होता है। पहले हम विधायी संबंध को पढ़ेंगे, इसके बाद प्रशासनिक संबंध से, इसके बाद फिर न्यायिक संबंध पे बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर पे हम बात करेंगे पीएम। और पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक। वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। अभी तक फ़िलहाल, आगे का ठीक है, कोई फ्यूचर किसने देखा है, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या लिखा है, संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। देखिए, संवैधानिक तौर पे संवैधानिक प्रमुख का भारत का सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति का ही है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। बाकी तो राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रमुख होता है एक तरीके से, भले सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते होंगे, ठीक। तो राष्ट्रपति की भूमिका वही होती है, जैसे किसी घर में मान लीजिए भले बुजुर्ग हों, लेकिन खास करके देखे होंगे आप, जब बच्चे बड़े वगैरह हो जाते हैं तो बच्चे ही अपने मन से निर्णय लेके बता देते हैं, ठीक है, कि बाबू ये निर्णय लिया गया है। तो उसी तरीके से राष्ट्रपति की भूमिका है कि हाँ, सर्वोच्च पद पे तो वही है, लेकिन वास्तविक शक्ति उसके नियंत्रण में नहीं रहता है, ठीक।
और शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या है? राष्ट्रपति की यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद। ठीक। मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? ठीक। मंत्रिपरिषद का प्रमुख पीएम होगा। पीएम होगा। ठीक। पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। और ठीक, बहुमत दल के नेता को ठीक। और मान लीजिए कि बहुमत नहीं होने पर या बहुमत खंडित होने पर सबसे बड़े पार्टी के नेता को पीएम के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित कर सकता है। पर 30 दिन के भीतर बहुमत साबित करना पड़ेगा। बहुमत साबित करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई भी पार्टी 272 या बहुमत सीट नहीं प्राप्त कर पाई है जितना बहुमत के लिए होना चाहिए। ऐसी दशा में क्या करेगा कि राष्ट्रपति जिसको समझ में चाहे सबसे बड़ी पार्टी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है या सरकार बनाने के लिए। ठीक। यहाँ पे जो हमने लिखा है बहुमत खंडित सबसे बड़ी पार्टी के नेता पीएम के लिए या नेता को सरकार बनाने के लिए। ठीक। पूरा पीएम छोड़ दीजिए, पीएम नहीं जमेगा, सरकार बनाने के लिए। ठीक। सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित कर सकता है। ठीक। पर 30 दिन के भीतर बहुमत को साबित करना पड़ेगा। ठीक है। और ये आर्टिकल 74 का पार्ट नहीं है, बता रहे हैं हम। ठीक है। आर्टिकल 74 में एक चीज और है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक। इसको 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक। और इसको बदल करके 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड एंड इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। ठीक है। और 44वां संशोधन 1978 में ठीक, इसको बदल कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस दोबारा बाध्य है। सिर्फ एक बार भेज सकता है। ठीक। सॉरी, इंक भर लें।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, पीएम शपथ पद एवं गोपनीयता की, और उपराष्ट्रपति का हमने शायद नहीं बताया था, तो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ क्या होता है, संविधान के प्रति निष्ठा की। संविधान के प्रति निष्ठा, ठीक। और यही राष्ट्रपति का भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है पीएम को सांसद होना अनिवार्य है, ठीक। चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, ठीक। बिना सांसद के भी आप पीएम बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक। मंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं 6 महीने तक, ठीक। ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में संसद हमेशा निम्न सदन का होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तो निम्न सदन के ही नेता हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। थोड़ा फास्ट। पीएम को सांसद होना अनिवार्य, सांसद होना अनिवार्य, और ये लोकसभा या राज्यसभा, ठीक। ब्रिटेन में पीएम निम्न सदन का होता है। ब्रिटेन में पीएम निम्न सदन मतलब लोकसभा का होता है, निम्न सदन का होता है। और राज्यसभा से बने राज्यसभा से बने पीएम कई बार पूछा जाता है, तो मनमोहन सिंह हैं और इंदिरा गांधी है, एचडी देवगौड़ा है। 3 पीएम ऐसे रहे हैं जो राज्यसभा से आते थे, बाकी के सारे प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा से आते हैं। और नेक्स्ट आता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक। नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही करेगा, ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, हालांकि लिखा तो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, लेकिन होना चाहिए पीएम के, ठीक। और शपथ भी इनको कौन दिलाएगा, शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष ही लेते हैं, ठीक है। तब राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है पद एवं गोपनीयता की इत्यादि की, जो मंत्री से संबंधित शपथ होते हैं उनको दिलाया जाता है, ठीक है। कार्यकाल पीएम और मंत्रिपरिषद दोनों की निश्चित नहीं, ठीक। जब तक बहुमत हो तब तक है, जब तक बहुमत हो, सामान्यतः या जनरली 5 ईयर,
ठीक। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल तक अभी सरकार में रहे, वो इसलिए रहे चूँकि उनके पास बहुमत था। ठीक, इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो जब भी आप प्रधानमंत्री के पद पे तभी तक रह सकते हैं या मंत्री के पद पर जब तक आपका बहुमत है। जैसे ही आपका बहुमत चला जाएगा वैसे ही ये भी चला जाएगा। तो कार्यकाल पूछेगा तो कार्यकाल बताएंगे आप, निश्चित नहीं है। ठीक, मंत्रिपरिषद का आकार, ठीक, मंत्रिपरिषद का आकार कितना रहेगा? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, इंक्लूडिंग पीएम। ठीक, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिए, इंक्लूडिंग पीएम, प्राइम मिनिस्टर को मिला के। ठीक, तो 543 का 15% ही अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से एक टेक्निकल चीज़ देख लेते हैं कि मंत्री कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होने का मतलब रक्षा वित्त नहीं। ठीक, कुछ होते हैं मेन मंत्री होते हैं, कुछ होते हैं बेकाम के होते हैं। ठीक, वैसे बेकाम के तो कोई नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बस वो मतलब जैसे मंत्री पद की लालसा सभी सांसदों को रहती है। तो जिनको कैबिनेट नहीं दिया देते तो उनको राज्य दे देते हैं या कुछ अन्य को भी बना देते हैं काम करने के पर्पस से। ठीक, तो नेक्स्ट आता है मंत्रिपरिषद के प्रकार। मंत्रिपरिषद के जनरली 3 प्रकार होते हैं। पहला, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मुख्य कौन होते हैं? जैसे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं? ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं, सॉरी, रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इत्यादि ऐसे ही जो मेन मुख्यमंत्री हैं, जैसे नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो प्रमुख हैं, जो मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री से तात्पर्य स्टेट मंत्री नहीं होता है। ठीक है, राज्य मंत्री का मतलब जैसे कि एक अतिरिक्त होता है। ठीक है, अब जैसे राजनाथ सिंह हैं तो गृह मंत्री, तो आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि राज्य मंत्री कहीं पूछता नहीं कौन है। ठीक है, तो रक्षा का भी एक राज्य मंत्री होते हैं जो एक जनरली सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार, जिसको इन्हीं को स्वतंत्र प्रभार भी बोला जाता है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री या राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है, ऑब्लिक कर लीजिए या। ठीक है, किस लिए होते हैं? कैबिनेट की सहायता के लिए, कैबिनेट की सहायता के लिए। ठीक, तो एक कैबिनेट हो गया। राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री होते हैं सहायता के लिए। और एक होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री कब बनाए जाते हैं? ठीक, जब मंत्री उपस्थित ना हो या ठीक है या अतिरिक्त कार्य दे दिया जाए। ठीक है, उपमंत्री का मतलब मंत्री ना हो। ठीक है, या कैबिनेट में या कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए। जनरली उपमंत्री तभी होता है जब मंत्री नहीं होते हैं तो बनाए जाते हैं, नहीं तो जनरल वैसे भी बना देते हैं। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार भी कई बार अतिरिक्त प्रभार दे देते हैं। तो मेनली आपको सचिव भी आते हैं इसमें मंत्रालयों के। तो इतने मंत्रिपरिषद की ये प्रमुख। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए, सिर्फ आर्टिकल 352 में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग संविधान में कितनी बार हुआ है? तो एक ही बार हुआ है, आर्टिकल 352 में। ठीक है, मंत्रिमंडल के यहाँ का मतलब है कैबिनेट, अदर कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मंत्री का मंडल है। ठीक है, कैबिनेट।
और एक चीज़ और है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था, ठीक है, आपातकाल के प्रावधान में भी मंत्रिमंडल का लिखित प्रस्ताव, ठीक, मंत्रिमंडल है जो मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, न कि मंत्रिपरिषद है, ठीक। मंत्रिपरिषद में सारा आ जाएगा। अब मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद में इतना पूरा आ जाएगा, ठीक, पूरा। और जबकि जो मेन होता है, मेन क्या है, मंत्रालयों के प्रमुख, ठीक है, जैसे राजनाथ सिंह हुए, अमित सिंह, जो मेन मंत्रालयों के प्रमुख हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेन ये हैं। बाकी इन सब का पूरा आकार होना चाहिए, ठीक है, मतलब 80-81 होना चाहिए। मेन कौन होता है? मेन होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जनरली 20 से 25 बनाते हैं, ठीक है, 18, 20, 25, ठीक है। अब थोड़ा सा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ लेते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि जैसे कोई मंत्री है, अगर अविश्वास प्रस्ताव उसके साथ पारित हो जाता है या प्रधानमंत्री किसी के खिलाफ, माना जाता है कि सभी के खिलाफ है और सरकार गिर जाती है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होगी केंद्र और राज्य के बीच संबंध और विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, न्यायिक से संबंधित बातों को आगे करते हुए हम चलेंगे, ठीक। अभी हम सामूहिक उत्तरदायित्व को पढ़ते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, सॉरी, उत्तरदायित्व, ठीक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ठीक। यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक। तो सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब करे एक भुगते सब, ठीक। तो इसका मतलब ये होता है यदि मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और एक मंत्री द्वारा किया गया कार्य सभी मंत्रियों का कार्य माना जाएगा, ठीक। सभी मंत्रियों का कार्य माना जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या है, ठीक है, यदि एक मंत्री द्वारा किया गया कार्य है लेकिन इसके बावजूद वो या बराबर सभी मंत्रियों के द्वारा किया गया कार्य को माना जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो हम बचपन से रटते चले आ रहे हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। मंत्री भी लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, ठीक। ऐसा कंपलसरी नहीं है। और मान लीजिए मंत्रियों को तो सांसद होना कंपलसरी है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या राज्यसभा के सांसद हो या मेंबर ऑफ लोकसभा के सांसद हो। लोकसभा से हैं तो भी ठीक है, राज्यसभा से हों तो भी ठीक है, ठीक। उनको एमपी होना अनिवार्य है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति एमपी नहीं, फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने बाद उनको कहीं से चुनाव लड़के, ठीक है,
चुनाव लड़के कहीं न कहीं से उनको जीत के आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में बहुमत से लिया गया निर्णय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं पे थोड़ा सा केंद्र राज्य संबंध के बारे में भी बता देंगे। ठीक, निर्णय सभी का सामूहिक रूप से निर्णय माना जाएगा। सामूहिक रूप से निर्णय माना जाएगा। यदि कोई सहमत नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि कोई सहमत नहीं है तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास हमारा केंद्र और राज्य के बीच संबंध को लेके रहेगा। बाकी क्लासेस को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर से बेहतर देने का कंटेंट आपको प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बहुत कंटेंट ज़्यादा देने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं रहती है। अब केंद्र राज्य संबंध में भी हम 1-2 लेक्चर में धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक, अभी इसके बाद संसद के सत्र वगैरह से संबंधित रहेंगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उम्मीद जोश के साथ। और क्लासेस को लाइक ज़रूर करिए।